नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए एक साझा टॉपिक है आपका कहानी कैसे लिखें। अध्याय जो है उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। विद्यार्थियों, यदि हम कहानी की बात करें ना, तो कहानी विशेष तौर से जब हम पैदा होते हैं, समझने के लायक होते हैं, तब से कभी दादी से तो कभी नानी से हम अक्सर कहानियाँ सुनते रहते हैं। और हर व्यक्ति में कहानी लिखने की क्षमता होती है। कोई व्यक्ति है वो कहानी लिखने की अपनी क्षमता को डेवलप कर लेता है, और कुछ व्यक्ति हैं वो उसको डेवलप नहीं कर पाते हैं। वैसे कहानी का इतिहास है, बहुत पुराना है। कहानी की जो कहानी है वो बहुत पुरानी है। तो आज हम देखेंगे कि कहानी हम कैसे लिखें, कहानी में क्या क्या पुट होना चाहिए। तो आइए देखते हैं कहानी की कहानी। कहानी हमारे जीवन से अत्यधिक जुड़ी हुई है, बल्कि यह हमारे जीवन का अविभाज्य अंग है। अविभाज्य अंग जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति कहानी सुनता भी है और सुनाता भी है। हो सकता है उसके द्वारा सुनाई गई कहानी का स्वरूप अलग हो। जब कोई व्यक्ति किसी बात को घुमा फिरा कर कहता है, तो हम कहते हैं, या सुनने वाला कहता है कि भाई मुझे कहानी मत सुनाओ, असली बात पर आओ। जहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने अनुभवों को बांटना चाहता है और दूसरों के अनुभवों को सुनना चाहता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि हम सब अपनी बातें अपने साथियों को सुनाना चाहते हैं और उनकी बातों को हम सुनना भी चाहते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति में कहानी लिखने का भाव जो है विद्यमान है। कुछ लोग इस भाव का विकास कर लेते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। अतः कहानी मानव जीवन की जिज्ञासा, उत्सुकता और कुतूहल को शांत करने में सहायक होती है। आज भी कहानी साहित्य की लोकप्रिय विधा कही जा सकती है। कहानी बहुत पुरानी है। विश्व की प्रत्येक भाषा में हमें कहानी साहित्य प्राप्त होता है। उदाहरण के रूप में है ना, भारत में पंचतंत्र की कहानियाँ काफ़ी लोकप्रिय हैं। कहानी किसी एक की नहीं होती, कहानी कहने वालों की और सुनने वालों की होती है। यानी एक कहने वाला हो, एक सुनने वाला हो। अक्सर नानी दादी से हम कहानियाँ सुनते रहते हैं, परंतु कहानी क्या है इसके बारे में विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। कहानी के बारे में कोई सर्वसम्मत परिभाषा नहीं दी जा सकती। यहाँ एक दो परिभाषाएं दी जा रही हैं। एडगर एलियन के अनुसार कहानी एक संक्षिप्त तथा प्रभावशाली आख्यान है। इसमें सीमित तथा प्रभावपूर्ण कथानक होता है और यह एक सुनिश्चित समय में पढ़ा जाता है। दूसरा, हिंदी कहानीकार मुंशी प्रेमचंद के अनुसार गल्प ऐसी रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है। उसके चरित्र, उसकी शैली, उनका कथा विन्यास, सब कुछ एक भाव को ही पोस्ट करता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे हम कहानी कहा जा सकता है। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कहानी में एक तम्यता होती है जिसका संबंध घटना से होता है। घटना का स्थान अनुभूति भी ले सकती है।
कहानी मनोरंजन करती है, परंतु वह भावों को जागृत भी करती है। कहानी घटना प्रधान भी हो सकती है और चरित्र प्रधान भी। कहानी में तीव्रता और ताजगी होनी चाहिए। कहानी की भाषा सहज, सरल और बोधगम्य होनी चाहिए। तो ये था कहानी के बारे में। अब जानेंगे हम कहानी का इतिहास। कहानी का इतिहास क्या है? वैसे विद्यार्थियों, कहानी विधा है ना, बहुत पुरानी है। रानी केतकी की कहानी है ना, वो सबसे पहली जो कहानी मानी जाती है। देखिए, जो पढ़ेंगे, कहानी का इतिहास बहुत पुराना है। यह उतना ही पुराना है जितना कि मानव का इतिहास। कारण यह है कि कहानी मानव स्वभाव की प्रकृति का अंग है। कहानी कहने की कला प्राचीन काल से चली आ रही है। धीरे धीरे इस कला का विकास होने लगा है। प्राचीन काल में कथात्मक कहानियाँ सुनाते थे। अब घटनाओं पर आधारित कहानी सुनाता था, तो उसमें वह अपनी कल्पना का भी मिश्रण कर देता था। अक्सर ये देखने में आया है कि मनुष्य वही कुछ सुनना चाहता है जो उसे प्रिय लगता है। उदाहरण के रूप में हम ये मान लें कि हमारा नायक युद्ध में हार गया, परंतु हम यह सुनना चाहते हैं कि वह नायक बड़ी वीरता से लड़ा और उसने एक महान उद्देश्य के लिए प्राण न्यौछावर कर दिए। तो कथानक है ना, उसकी कल्पना का प्रयोग करते हुए नायक की वीरता का बखान करेगा। तो विद्यार्थियों, सॉरी, थोड़ा जो ऊपर वाला पेज है भाई, वो थोड़ा सा क्लियर नहीं है। इसके लिए एक प्रश्न के लिए सॉरी। वह तथ्यता से में कल्पना का मिश्रण करेगा। ऐसा करने से श्रोता न केवल कथावाचक की प्रशंसा करेंगे बल्कि उसे इनाम भी देंगे। मौखिक कहानी की परंपरा हमारे देश में प्राचीन काल से चली आ रही है। यह परंपरा देश के अनेक भागों में विद्यमान है। विशेषकर राजस्थान में मौखिक कहानी की परंपरा लंबे काल से चली आ रही है। प्राचीन काल में मौखिक कहानियाँ काफ़ी लोकप्रिय होती थी। इसका प्रमुख कारण यह था कि उस समय संचार का कोई माध्यम नहीं था। यही कारण है कि धर्म और प्रचारकों ने अपने सिद्धांतों और विचारों का प्रचार करने के लिए कहानी को ही आश्रय बनाया था। यही नहीं, शिक्षा देने के लिए भी कहानियों का सहारा लिया गया था। उदाहरण स्वरूप पंचतंत्र में शिक्षाप्रद कहानियाँ लिखी गई हैं। अतः हम कह सकते हैं कि आदिकाल से में भी कहानी के साथ उद्देश्य जुड़ गया है। आगे चलकर उद्देश्य कहानी का एक अनिवार्य तत्व हो गया है। अगला प्रश्न है भाई, इम्पोर्टेंट भी है ये। कहानी के केंद्रीय बिंदु यानी कथानक पर प्रकाश डालिए। वस्तुतः कथानक कहानी का केंद्र बिंदु कहा जा सकता है। इसे हम कथावस्तु भी कहते हैं। एक परिभाषा के अनुसार कथानक वह तत्व है जिसमें कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें आरंभ से अंत तक कहानी को सभी घटनाओं और पात्रों का प्रयोग किया गया हो, उसे हम कथानक कहते हैं। कथानक कहानी का अनिवार्य तत्व है। इसके बिना कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती। कहानीकार किसी एक मौलिक भाव या समस्याओं के लिए घटनाओं की योजना करता है। इसी को हम कथानक कहते हैं। एक विद्वान ने कथानक को कहानी का प्रारंभिक नक्शा कहा है। जिस प्रकार मकान बनाने से पहले कागज पर एक नक्शा बनाया जाता है, उसी प्रकार कहानी लिखने से पहले लेखक अपने मन में किसी घटना की जानकारी, अनुभव आदि का नक्शा तैयार कर लेता है। कभी तो कहानीकार पूरे कथानक की जानकारी पा लेता है और कभी कथानक को के केवल एक सूत्र को ही प्राप्त कर पाता है। उदाहरण के रूप में
यदि कहानीकार को एक छोटा सा प्रसंग या पात्र भा जाता है तो वह उसी को विस्तार देने में जुट जाता है। इसके लिए वह अपनी मौलिक कल्पना का प्रयोग करता है। पात्र कहानी की कल्पना कोरी कल्पना नहीं होती है। यह एक ऐसी कल्पना नहीं होती तो असंभव हो कि बल्कि यह संभव कल्पना होती है। कल्पना का विस्तार करने के लिए कहानीकार के पास जो सूत्र होता है उसी के द्वारा वह कथानक को आगे बढ़ाता है। परिवेश, पात्र तथा समस्या में कहानीकार को यह सूत्र मिलता है। यानी यहाँ बताया गया है कि भाई ऐसा नहीं है कि जो कहानी में पात्र होते हैं ना, वो पात्र सारे कोरे काल्पनिक होते हैं। नहीं, पात्र के जो है ना सारे पात्र हैं ना वो कोरे और काल्पनिक भी नहीं होते हैं। हाँ, कुछ कल्पनाएं उनमें ना आवश्यक रूप से जुड़ जाती हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। इन तीनों के समन्वित आधार पर लेखक संभावनाओं के बारे में विचार करता है और एक संभव काल्पनिक ढांचा तैयार किया जा सकता है जो पिछले लेकिन यह भी आवश्यक है कि लेखक का काल्पनिक ढांचा उसके उद्देश्यों से मेल खाता हो। यहाँ एक मरीज का उदाहरण दिया जा सकता है जो पिछले सप्ताह लगातार अस्पताल में आ रहा है परंतु डॉक्टर से मिलने के लिए उसकी बारी नहीं आती है। यह सूत्र मिलने के बाद लेखक अस्पताल, वहाँ की व्यवस्था तथा पात्रों की गतिविधियों के बारे में सोचने लग जाएगा और साथ ही अपने उद्देश्य का भी निर्णय लेगा। यहाँ 2-3 बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि लेखक अस्पताल पर कहानी लिखना चाहता है अथवा वह मरीज की पीड़ा को आप तक पहुंचाना चाहता है अथवा वह मानवीय त्रासदी को सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों से जोड़ना चाहता है। प्रश्न नंबर 4, कथानक में आरंभ, मध्य और अंत के महत्व को स्पष्ट कीजिए। जिस तरह से आपने लेखन की 3 शैलियाँ पढ़ी थी, उसमें इंट्रो, मुखड़ा, समापन 3 चीज़ें पढ़ी थी ना पीछे, तो यहाँ कहानी में भी वही विधा है। इंट्रो भी होना चाहिए, उसमें मध्य भी होना चाहिए, समापन भी होना चाहिए। कथानक को 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है, आरंभ, मध्य और अंत। इन तीनों के समन्वित होता है भाई इकट्ठा रूप को हम कथानक कहते हैं। कथानक का आरंभ आकर्षक होना चाहिए, मध्य स्वाभाविक है और कुतूहलता पूर्वक होना चाहिए और अंत आकस्मिक होने पर भी अप्रत्याशित नहीं होना चाहिए। एक पाश्चात्य विद्वान ने कथानक की तुलना रेस कोर्स के घोड़े के साथ की है जिसमें आरंभ अंत का विशेष महत्व होता है। जो कहानी को रोचक बनाता है, द्वंद्व का मतलब होता है बाधा, अर्थात कहानी में परिस्थितियाँ इस प्रकार उपस्थित होती हैं कि उनके बीच में बाधा उत्पन्न हो जाती है जिससे द्वंद्व की उत्पत्ति उत्पन्न होती है। कथानक की पूर्णता तभी होगी जब कहानी नाटकीय ढंग से अपने उद्देश्य को पूरा करके समाप्त हो जाएगी, परंतु कहानी में अंत तक रोचकता बनी रहनी चाहिए। द्वंद्व के कारण रोचकता बनी रह सकती है। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, कहानी में देश, काल, स्थान और परिवेश का क्या महत्व स्पष्ट कीजिए। कहानी में प्रत्येक घटना, पात्र और समस्या का अपना देश, काल, स्थान या परिवेश होता है। जब कहानी के कथानक का स्वरूप बनकर के तैयार हो जाता है तब कहानीकार कथानक के देश, काल और स्थान को अच्छी प्रकार से समझ लेता है। यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक होगा कि कहानी को प्रामाणिक तथा रोचक बनाने के लिए देश, काल तथा स्थान का विशेष महत्व
होता है। उदाहरण के लिए, जब किसी सरकारी कार्यालय से कथानक लिया जाता है तो उस कार्यालय के पूरे परिवेश, ध्वनियों, कार्य व्यापार, वहाँ के लोग, उनके आपसी संबंध, नित्य घटने वाली घटनाओं की जानकारी जरूरी होती है। लेखक जब कथानक को अथवा वातावरण को आधार बना करके कहानी का विकास करने लगता है, तब ये जानकारियाँ उसके लिए सहायक होती हैं। अतः प्रत्येक कहानी में देश काल अथवा वातावरण का अपना महत्व है। यह कहानी का आवश्यक तत्व माना गया है। अगला जो प्रश्न है भाई, वो है कहानी में पात्रों के चरित्र चित्रण का क्या महत्व होता है। तो विद्यार्थियों देखो, जब तक है ना पात्र नहीं होंगे तो उनका चरित्र चित्रण नहीं हो सकता। अतः कहानी में पात्रों का होना है ना भाई बहुत अनिवार्य है, जरूरी है। तो पात्र किस प्रकार के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, आइए देखते हैं उनका महत्व क्या है। पात्रों का चरित्र कहानी में दूसरा तत्व माना गया है। कहानीकार कथावस्तु की योजना पात्र के चरित्र विकास की दृष्टि से करता है। कहानी में प्रत्येक पात्र का अपना स्वरूप, स्वभाव तथा उद्देश्य होता है। कहानी तो उसके चरित्र का विकास होता है। तो कभी उसका चरित्र बदलता है। पात्रों का स्वरूप स्पष्ट होना चाहिए। यदि स्वरूप स्पष्ट होगा तो पात्रों का चरित्र चित्रण सजगता से हो सकेगा या सहज हो सकेगा। संवाद लिखने में सुविधा होगी। यही कारण है कि कहानीकार ने पात्रों के चरित्र चित्रण को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। इस तत्व के अंतर्गत पात्रों के आपसी संबंधों का विचार करना जरूरी है। कहानीकार को इस बात का समुचित ज्ञान होना चाहिए कि किस स्थिति में किस पात्र की क्या प्रतिक्रिया होगी। अतः अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि कहानीकार और उसकी कहानी के पात्रों में समीपस्थ संबंध होना चाहिए। समीपस्थ होता है पास का, नज़दीक का। पात्रों का चरित्र चित्रण करने और उन्हें अधिक प्रभावशाली ढंग से लाने के अनेक तरीके हैं। चरित्र चित्रण का सर्वाधिक सरल तरीका है कहानीकार स्वयं पात्रों के गुणों का वर्णन करे। जैसे मोहन बड़ा वीर सैनिक है, उसने युद्ध क्षेत्र में अनेक बार अपनी वीरता का परिचय दिया है। वह अपनी जान की परवाह नहीं करता है तथा शत्रुओं का डटकर मुकाबला करता है। परंतु यह तरीका प्रभावहीन होने के साथ साथ पुराना पड़ चुका है। एक दूसरा तरीका भी है। पात्रों का चरित्र चित्रण उनके क्रियाकलापों, उनके संवादों तथा दूसरे लोगों के द्वारा बोले गए संवादों के से प्रभावशाली बन सकता है। उदाहरण देखिए, मोहन ने युद्ध क्षेत्र में अपने एक जख्मी साथी को कंधे पर उठा करके सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और उसके बाद वह पुनः शत्रुओं पर गोलियां बरसाने लगा। बाद में पता चला कि उसके साथी की जान बच गई थी। इस उदाहरण में यह स्पष्ट होता है कि पात्र ने जो काम किया है उसमें उसके चरित्र का पता चलता है। कभी कभी जब हम किसी अन्य पात्र का चरित्र वर्णन करते हुए संवादों का प्रयोग करते हैं, उसमें भी पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है। जैसे मोहन के बारे में एक सैनिक ने ग्रुप कमांडर्स को कहा, सर, यह तो मोहन ही था जिसने अपनी जान की परवाह न करके बुरी तरह से घायल मुरलीधर को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया और फिर पुनः युद्ध में शत्रुओं पर गोलियां बरसाने लगा। तो एक ही व्यक्ति के बारे में अलग अलग तरीके से उसकी जो वीरता है वो बखान की गई है। कभी कभी पात्रों की अभिरुचियों द्वारा भी उनका चरित्र चित्रण किया जाता है। उदाहरण के रूप में कोई पात्र नदी में तैरने का बड़ा शौकीन है
वह उभरती नदी को एक किनारे से दूसरे किनारे तैर कर पार कर लेता है। इससे पता चलता है कि वह एक साहसी व्यक्ति है, एक अन्य पात्र है जो बात बात पर झूठ बोलता है, मौका लगने पर चोरी कर लेता है, कर्ज वापस नहीं देता है, रिश्वत लेता है। इस प्रकार पात्र का स्वरूप भी अलग ही होगा। अगला लास्ट जो प्रश्न है भाई, ये वो प्रश्न है आपका कि कहानी में संवादों का क्या महत्व है। देखिए, हमने पढ़े थे ना शुरू वाले जो क्वेश्चन में, प्रश्न में, कहानी में पहले होता है संवाद, होता है पात्र चरित्र चित्रण, होता है ना, देश काल तथा वातावरण होता है। तो इनके बारे में अलग अलग से ना सारे क्वेश्चन हैं। तो अंतिम में हम पहुंचते हैं कहानी के संवाद का क्या महत्व है, स्पष्ट करें। तो भाई कहानी में संवाद कैसे होने, चुटीले होने चाहिए ना, रोचक होने चाहिए, प्रभावशाली होने चाहिए, तभी तो कहानी रोचक बनेगी। तो देखिए क्या क्या कहते हैं, कहानी में पात्रों के संवादों का विशेष महत्व है। संवाद के बिना पात्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कहानी में संवाद दो प्रकार के कार्य करते हैं। एक तो पात्र के चरित्र पर प्रकाश डालते हैं और दूसरा संवाद कथात्मक कथानक को गति प्रदान करते हैं, उसे आगे बढ़ाते हैं। कहानीकार जिस घटना अथवा प्रतिक्रिया को स्वयं नहीं दिखा पाता, यह उसे संवादों के माध्यम से दिखाता है। इसलिए संवाद कहानी के लिए अनिवार्य, परंतु संवाद पात्रों के स्वभाव तथा उनकी पृष्ठभूमि के अनुकूल ही होना चाहिए। यही नहीं, संवाद पात्रों के विश्वासों, आदेशों या आदर्शों तथा स्थितियों के अनुकूल भी होने चाहिए। कहानी में कहानीकार कभी सामने नहीं आता है, संवादों के माध्यम से वह अपनी बात को करता है, कहता है। जब कोई पात्र संवाद बोलता है तो उनसे पात्र का परिचय मिल जाता है। उदाहरण के लिए, जब कोई शिक्षक संवाद बोलेगा तो संवादों को सुनकर ही उसके व्यवसाय का पता चल जाएगा। संक्षेप में संवाद संक्षिप्त, स्वाभाविक और उद्देश्य से संबंधित होने चाहिए। अनावश्यक लंबे लंबे दुरू संवाद कहानी को जटिलता प्रदान कर देते हैं। अब बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है ये, कहानी में चरम उत्कर्ष या क्लाइमैक्स का क्या महत्व है। तो भाई प्रत्येक कहानी का एक चरम उत्कर्ष होता है, जिसे अंग्रेजी में क्लाइमैक्स कहते हैं। कहानी में क्लाइमैक्स की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब कहानी में वर्णित समस्या या उद्देश्य चरम सीमा तक पहुंच जाता है, परंतु चरम उत्कर्ष का वर्णन बड़े ध्यान से करना चाहिए। चरम उत्कर्ष भावों और पात्रों से जुड़ा होना चाहिए। इस संदर्भ में एक विद्वान ने लिखा है, सर्वोत्तम यह होता है कि चरम उत्कर्ष पाठक को स्वयं सोचने तथा लेखकीय पक्षधर की ओर आने के लिए प्रेरित करे, लेकिन पाठक को यह भी लगे कि उसे स्वतंत्रता दी गई है और उसने जो निर्णय निकाले हैं वे उसके अपने हैं। तो इसके जो है ना भाई मुख्य प्रश्न थे वो हमने कर लिए हैं। अगला वैसे प्रश्न है, यदि आप लिखना चाहें तो स्क्रीन शॉट करके इसको लिख सकते हैं, मैं इसको पढ़ाऊँगा नहीं। यदि आपको लिखना है तो आप स्क्रीन शॉट करके इसको लिख सकते हैं, क्योंकि इसके जो मुख्य प्रश्न थे वो मैंने आपको करवा दिए हैं, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बड़े बड़े हैं। और वैसे आप खुद भी एक कहानी है ना वो लिख सकते हैं अपने मन से। आप किसी कहानी का कथानक बना सकते हैं, पात्र बना सकते हैं, उनके चरित्र के बारे में भी निर्माण कर सकते हैं। और हो सके तो सभी बच्चे है ना एक कहानी है ना अवश्य लिख करके देखें और अपने जीवन में लेखन कला का विकास करें। विषय आप कोई भी उठा सकते हैं, मुद्दा आप कोई भी उठा सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कहानी में रोचकता होनी चाहिए या कोई ना कोई उसका उद्देश्य भी होना चाहिए, और कहानी में देश काल तथा वातावरण का बड़ा महत्व है वो भी होना चाहिए।
ये मैंने छोड़ दिया है क्वेश्चन ये। इसके बाद जो है ना और बाकी जो प्रश्न हैं ये मैंने छोड़ दिए हैं। संवाद कहानी में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाता है, ये पीछे हमने संवाद कर लिया तो इसमें कंप्लीट हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए ये कहानी के चित्र आपको मैं दिखाता हूँ कि किस तरह से हम कहानी लिख सकते हैं। इन चित्रों के आधार पर छोटी सी कहानी लिखो। तो कल्पना करनी है, एक बच्चा है, एक फ़ोटो है सामने, बच्चे के हाथ में माला है, पेड़ है, देखिए चंद्रमा खिला हुआ है। इस तरह से इस चित्र को देखकर भी आप कहानी लिख सकते हैं। टेलीफोन है, एक औरत है टेलीफोन कर रही है, आग लगी हुई है, टीवी चल रहा है, दूसरी कहानी को आप देख सकते हैं। इस तरह से आप जो है ना कहानी का स्वरूप तैयार कर सकते हो, ढांचा तैयार कर सकते हो और एक अच्छी कहानी आप लिख करके एक अच्छा लेखक भी आप बन सकते हो। तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप ज़रूर एक एक कहानी लिख करके देखें और अपने अंदर बैठे हुए कहानीकार को बाहर निकालने का प्रयत्न करें। हम मिलेंगे आपको नए वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो भाई लाइक करें, शेयर करें और भाई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट अध्याय के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत विद्यार्थियों।